आग्रह करता हूँ कि पुस्तिका का लोकार्पण करें। अब मैं गौतम द्वारा मैं अपने आदरणीय राजीव गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर आदरणीय अशोक सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आइए अब मैं अगली कड़ी में स्टार्ट करें। साथियों, अब हम आदरणीय हमारे बीच में आई हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय राजीव रंजन जी से आग्रह करते हैं कि वह आज की पत्रकार वार्ता में तफसील से इस पूरे महंगाई के ऊपर तफसील से प्रकाश डालें और उस पर विस्तृत अपनी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद रुपेंद्र सिंह जी, जो हमारे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता है और जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण संगठन के लोग बैठे हुए और बनारस की धरती में हमारे कार्यालय में आए हुए पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे युवा साथी, माफ़ी चाहेंगे हम लोग थोड़ा सा डिले हुआ, चुनाव का वक्त है और मोदी साहब का क्षेत्र है, भाजपा की सड़कें हैं, भाजपा का रश है, तो उसमें आधा घंटा डिले हुआ। तो आप सबको आने के लिए आप सबका आभार। और लगातार कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जितनी भी असफलताएं हैं भाजपा की, ये भाजपा की पार्टी की नहीं बल्कि देश जिसके कारण से, लोग जिसके कारण से, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, छोटे दुकानदार, बड़ा दुकानदार, रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट, आईआईटी में जाने वाले बच्चे, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, तमाम चीज़ें जो प्रभावित हो रही हैं, जिससे युवा प्रभावित हो रहा है, आम आदमी प्रभावित हो रहा है, हमारी रसोई प्रभावित हो रही है, हमारी नौकरियां प्रभावित हो रही है। हम एक दूसरे को प्यार की बजाय थोड़ी सी शंका से देखना शुरू कर दिए है। अपनत्व का भाव इन 7 सालों में धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है। ये सारे गंभीर मुद्दों पे हम लोग पूरे देश में और जहाँ जहाँ पे चुनाव भी है, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए, लोग जाने, लोगों को ये तथ्य सामने जाए, लोगों को ये तथ्य दिखे। और जिस तरह से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जुमलों का आदान और प्रदान करके लोगों को गुमराह करके, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 वाला हो, आपको याद होगा उस वक्त भी 2 मुद्दे बहुत गरमराए थे, और अभी 5 प्रदेशों के चुनाव में उत्तर प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। दुखद ये है कि आज तक कांग्रेस जब सत्ता में थी तो हमेशा उसने मुद्दों की लड़ाई की, विकास की बात की, डेवलपमेंट की बात की, और अपनी डेवलपमेंट की, विकास के चीज़ों को चुनाव में लेके गए। और ये हम लोग का अनफॉर्चुनेट है कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस की सोच कभी हावी नहीं थी कि हम करेंगे एक तो गिनाएंगे 100। लेकिन आज भाजपा ने हम लोगों को ये अच्छी तरह से सिखाया कि आप
एक व्यक्ति को 500 रुपये दीजिए और गिनाइए कि हमने 1 लाख को 500 रुपये दिए। एक व्यक्ति के घर में जाके भोजन खाइए और गिनाइए कि हमने पूरे देश के दलितों का आभार व्यक्त कर दिया। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, और अभी सबसे महत्वपूर्ण जिससे देश जूझ रहा है आज की तारीख में, महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जिस कोविड के कारण हम और आप सब त्रस्त हुए, उससे पहले की नोटबंदी, जीएसटी का भार, बेरोजगारी का स्तर आप सबको पता है। लोग भूल जाते हैं और इसी मंशा से बीजेपी एक के बाद दो के बाद तीसरा चुनाव जीतती रही कि उनकी सोच यही है कि 6 महीना लोग मेरे वादों को याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और हम उनको डाइवर्ट कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात, 15 लाख आने की बात, काला धन वापसी की बात, एनपीए की बात, आपका करप्शन ख़त्म करने की बात, टेररिज्म ख़त्म करने की बात, अगर हम सिलसिलेवारी याद करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है लाखों वादे हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वादे होते रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही अगर ले लें, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, किसानों की एमएसपी को डबल करने की बात हो, उनकी स्थिति को सुधारने की बात हो, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, युवाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, अफसोस है ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम लोगों का एक मिशन है कांग्रेस का, जो हमेशा से ही करती आई है, कि ये राजनीति होती रहेगी, प्रचार होता रहेगा, लेकिन अगर देश बचाना है तो उन जो असली मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं, उस पे हम लोगों को बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा। तो आज हम महंगाई पे बात करने आए हैं और आप हमारे जो मजबूत स्तंभ होते हैं, 4 में से एक मजबूत स्तंभ होता है मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर ये स्तंभ मजबूत है, ईमानदार है और कम से कम विपक्ष की बात को सिर्फ पहुंचाने का ही अगर काम करे, हम सब जानते हैं कि मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया। आप नौकरी कर रहे हैं, कैमरामैन नौकरी कर रहा है, जो न्यूज़ लेने आया है वो नौकरी कर रहा है, लेकिन आपके मालिकों को ही पकड़ के अगर प्रेशराइज किया हुआ है तो हम सब जानते हैं कि सब संभल के काम कर रहे हैं, सब डर के काम कर रहे हैं निश्चित तौर से। लेकिन आज जिस सिचुएशन से देश गुजर रहा है, हम सब का कर्तव्य है कि जो मेन बातें हैं, मेन मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग आगे आए। हम लोग का फ़र्ज़ है एज अ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कि हम उन मुद्दों को आपके बीच लेके जाए, लोगों के बीच लेके जाए, और आप उसका माध्यम है। मुझे लगता है आपका भी, आपकी जो स्तंभ है, आपकी जो ड्यूटी है, उनको लोगों तक पहुंचाने की है। तो मुझे आशा है कि जो हम लोग बोलेंगे, जो हम तथ्य आपके बीच लेकर आए हैं, उसको आप ईमानदारी से लोगों के बीच निश्चित तौर से लेके जाएंगे। आज हम लोगों का मेन जो इशू है वो महंगाई है। इसके बाद हम लोग आपको एक एक प्रति भी देंगे। मैं कुछ डाटा आपके सामने लेकर आई हूँ। पहले तो मैं कहूँगी कि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वे दे रहे उजाले की दुहाई। आज जिस तरह से एक होता है ना कि बेशर्मी की इंतहा हो जाती है और उनको शर्म भी नहीं आती है, आज वही हालात है कि हम और आप मर रहे हैं, गल रहे हैं, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। और एक व्यक्ति, मुझे लगता है शायद यूपी में भी 70 रुपये में घी देने की बात कही गई। हाँ। मिल रहा होगा आपको घी? आप लोगों नहीं तो पत्रकार लोगों को तो मिल रहा होगा ना, बच्चों को देने, मिड डे मील में देने। 70 रुपये केजी का घी। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ और 15 किलो घी तो लेके जाऊँगी कि 25 किलो शायद प्लेन में हम ले जा सकते हैं। तो अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ हमको दीजिएगा। आप 75 छोड़िए, हम 150 रुपये देंगे, आप हमको घी जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमको 700 रुपये केजी घी नहीं लेना है। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगी कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए, जो हमारे कांग्रेस का स्लोगन है। आज जिस तरह से मोदी सरकार, भाजपा सरकार जब भी ये शब जुमा पर आते हैं तो मुझे लगता है, मेरा आपको भी लगता होगा कि आपके जेब खाली हो रहे हैं कि क्या है। हमारे जेब तो खाली हुए, कांग्रेस का जेब खाली हुआ, विपक्ष का जेब खाली हुआ। मुझे याद है नोटबंदी का वो टाइम जब सारे नोट बंद हो गए थे, तो 2000 के नोट की बारी आई
500 के नोट की बारी आई तो हमारे तो सारे नोट बंद जमा हो गए थे। तो हम लोग पार्लियामेंट में थे तो कहा गया कि 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। हमें याद है आज का दिन भी, जो बीजेपी के एमपी थे वो यूं अपने कोर्ट से दिखा रहे थे, रंजीता जी 2 लाख रुपए, उनको 2-2 हज़ार के नोट 2 लाख रुपए दिए गए थे और हम लोगों को 25-25 हज़ार में निपटा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि आपके पॉकेट में एक तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि 2000 का नोट एटीएम से निकलता है कि नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और नोटबंदी हुई थी, करप्शन को ख़त्म करने के लिए हुई थी, तो छोटा नोट आना चाहिए था। 2000 का नोट आया 1000 के बिहाफ पे, और आज की तारीख में मैं दावा करती हूँ कि 2000 का नोट ना बैंक में है और ना ही आपके एटीएम में है। तो वो 2000 के नोट हैं कहाँ? यदि इनमें से कोई बीजेपी को वोट देने वाले होंगे उनको पता होगा कि 2000 का नोट कहाँ होगा। इसके साथ ही हम लोग देखिए 5 चीज़ें मेन होती हैं जो हम और आप किचन से शुरू कीजिए, और मुझे लगता है किचन से स्टार्ट होता है, किचन पे ही ख़त्म होता है। आप दूध ले लीजिए, फल सब्जियां ले लीजिए, दालें ले लीजिए, तेल ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, उसके बाद आता है इनको ढोने के लिए पेट्रोल और डीजल, ट्रांसपोर्टेशन। पाँचों में 7 साल से हम लोग को इतनी राहत है कि मन खुश हो गया ना। आप बताइए, तेल, मैं आपको अब कुछ डाटा देना चाहूँगी। और सबसे अहम बात है, इन 5 चीज़ों के बाद भी ये कहते थे कि जनता का नमक खाया है और नमक का कर्ज चुकाना है। तो नमक का कर्ज चुकाया इन्होंने। नमक कैसे केजी है? मेरे ख्याल अब 50 रुपये है, 100 रुपये है। हमारे टाइम पे 10 रुपये था। अब एक वो जो डी वाला होता है, आयोडीन नमक होता है, स्पेशल नमक का है, 60 रुपये भी है, 40 रुपये भी है, 50 रुपये भी है। हमारे टाइम पे 10 रुपये का टाटा नमक हम लोग को मिलता था। तो हम लोगों ने नमक का कर्ज नहीं चुकाया था। मोदी साहब ने नमक का कर्ज चुकाया है, लोगों का नहीं चुकाया है, क्योंकि उनके शब्दों में बहुत छल होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने बोला नमक का कर्ज चुकाऊंगा, जनता का कर्ज नहीं चुकाऊंगा। तो नमक का कर्ज चुका दिया, पूंजीपतियों का कर्ज चुका दिया। इसके साथ ही आप स्टार्ट करिए चाय से। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, और चाय की पत्ती हमारे 2014 में 130 रुपये 140 रुपये आप ख़रीदते होंगे, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। और आज की तारीख में आप कितने की चाय खरीदते हैं? 400 रुपये, 500 रुपये, प्रीमियम जाएंगे तो आपको 700 रुपये। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, गरीब की बात करें, तो 400 रुपये केजी उसको भी लेना पड़ जा रहा है। एक तरफ नौकरी पेशा लोग, मध्यम वर्ग, गरीबों के लिए देश में महंगाई मुंह बाएं खड़ी है, तो दूसरी ओर बढ़ती हुई महंगाई चंद धन्ना सेठों का घर पर है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम आंकड़ा आपको लेकर जाएंगे कि एक तरफ जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लगातार उनकी पूंजी घट रही है, उनकी सैलरी घट रही है, उनका बिजनेस घट रहा है। लेकिन जो उनके चंद उद्योगपति दोस्त हैं, मेरे ख्याल एक दिन का 1000 करोड़ रुपए उनके सालाना से बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 1000 करोड़ उनके सालाना की, हर दिन की उनकी बढ़ोतरी हो रही है। आप सोचिए कितने अरब खरब रुपए उनके बढ़ चुके हैं। और आप सोचिए कि आपकी पॉकेट से इस कोरोना काल में हो या जीएसटी से आपने कितने पैसे गंवाए। तो हम लोगों ने ये लिखा है कि भाजपा ही सूत्र है, पूंजीपतियों को सींचो, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, गरीब को लूटो। एक बात बिल्कुल साफ है, भाजपा है तो महंगाई है। मैं कुछ आपको सिलसिलेवार अब आपको डाटा पेश करना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोग थोक महंगाई की बात करते हैं, जिसमें आज की तारीख में 12 साल के उच्चतम स्तर में थोक महंगाई है। आप ले लीजिए कि अप्रैल 2021 से दिसंबर जनवरी तक थोक महंगाई लगभग 10% से ज़्यादा है। यह बढ़कर 14.23% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 12 सालों में सबसे अधिक है। खुदरा महंगाई, जो रिटेलर इन्फ्लेमेशन कहते हैं, दिसंबर में बढ़कर 5.59% हो चुकी है। सब चीज़ों में आग लगे, आप सबको मालूम है। और जमाखोर मुनाफा कमा रहे मोदी सरकार जो मुनाफा कमा रहे हैं,
उनके लिए मोदी साहब को आप कहना ही नहीं पड़ेगा कि उन्होंने आंखें मूंदी हुई। पेट्रोल डीजल, मैं थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी पर आप पर आंकड़े पे थोड़ा सा आप चाहती हूँ कि आप लोग उस पर नज़र दौड़ाएं कि जिस तरह से उस पर मुनाफाखोरी हो रही है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, तो पेट्रोल डीजल 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी कांग्रेस के वक्त में मात्र 9.48 था और डीजल में 3.56 रुपीज़, और 2 नवंबर 2021 में एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये और डीजल में 31 रुपये। अब जाकर चूंकि चुनाव है तो 27 रुपये 90 पैसे मतलब 28 रुपये पेट्रोल में और 21 रुपये 80 पैसे डीजल में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अंतर जो है कांग्रेस के वक्त 2014 और 21 का पेट्रोल में 18 रुपये 82 पैसे और डीजल में 18 रुपये 24 पैसे का अंतर है। अब 2014 में कांग्रेस सरकार के बराबर अगर एक्साइज ड्यूटी लगा है तो पेट्रोल की कीमत अभी 26 रुपये 50 पैसे कम होनी चाहिए और डीजल 25 रुपये 25 पैसे कम होना चाहिए, क्योंकि 2014 में कच्चे तेल की कीमत पर बैरल जो थी 108 रुपये थी, जो 1 जनवरी 2022 में 73 रुपीज़ पर बैरल हो गई और इन 7 सालों में लगभग 3 साल ये 20 रुपये प्रति बैरल तक गई है। उस हिसाब से औसतन 40 रुपये प्रति बैरल आता है। तो आप खुद सोचिए कि 120 रुपये प्रति बैरल और 40 रुपये प्रति बैरल में आपका पेट्रोल डीजल किस रेट में होना चाहिए? लगभग 25 से 30 रुपये कम होने चाहिए। 2014 में कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 57 रुपीज़ की थी, और इसके विपरीत अभी ऑल ओवर 95, यहाँ पे कितना है 96 है और डीजल आपका होगा 86-90 के करीब। दिल्ली से लेके ऑल ओवर इंडिया में 100 के ऊपर, और अभी चूंकि चुनाव है तो आपको 10-15 रुपये का इधर से उधर मिलेगा, और जैसे ही चुनाव बीत जाएंगे, जैसे अभी रेलवे रिक्रूटमेंट में हो रहा है, आप में से भी बहुत सारे किसी के जवान भाई होंगे, बहनें होंगी, वो देख के बेवकूफ़ बन के सब बैठे होंगे। 35,000 आपकी वैकेंसीज़ है और 7 लाख को किया गया। आप फिर से एग्ज़ाम लेंगे और उसकी जांच होगी मार्च चुनाव के बाद, फिर आपको सबको बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। उसके साथ ही गैस सिलेंडर की हम आप तीसरे पॉइंट में आते हैं, घरेलू गैस, कमर्शियल गैस, पीएनजी और सीएनजी की बात करते हैं। मैंने बहुत पहले ही हम लोग कह रहे थे, जब उज्ज्वला योजना से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया था, तो मैं तो आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में गरीब व्यक्ति, जिसके लिए मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरे आँख में आंसू आते हैं, मेरी माँ बहनें चूल्हे में खाना बनाती है, आज उन महिलाओं को अगर सही में अपनी गरीबी का दर्द है तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि आज वो आंसू आपके कहाँ हैं, क्योंकि सालाना कैग की रिपोर्ट है कि 1 या 2 सिलेंडर ही वो परिवार खरीद सकता है, जिसको आपने एक झुंझुना देके 1600 रुपये में कहा कि फ्री में दिया जा रहा है। आज उसकी सब्सिडी भी बंद हुई, मिडिल क्लास की भी सब्सिडी बंद हुई। आज 400 रुपये का गैस सिलेंडर 1000, 1100 और 900 रुपये में आपके घर में है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी नहीं कह सकते हैं, ये जेन्युइनली भाजपा ने बताया कि वो बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस की सोच रखते हैं और पूंजीपतियों का मुनाफा कराने आए हैं। आप एक गैस एजेंसी सालाना अगर 10,000 किसी को गैस सिलेंडर उसकी खपत है और आपने उस कंपनी को कह दिया कि अब आपको 1 करोड़ लोग मिलेंगे जिनको आप अपना गैस सिलेंडर बेचेंगे और 1600 में बेचेंगे, और जो 5,000-6,000 रुपये लगते हैं, जो आपका घाटा है वो सरकारी खजाने से मिलेगा। और वो सरकारी खजाना क्या मोदी साहब और योगी साहब की पॉकेट का है क्या? वो आप रुमाल खरीदते हैं, गमछी खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, महंगे कपड़े की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। वो पैसा उठा के दिया और आज उनको करोड़ों का मुनाफा हुआ, और जिस गरीब को जुमला दिया गया वो चुपचाप से फिर से चूल्हे में अपना खाना बना रहा है। उसके साथ उन्होंने, जब हम लोगों ने रोजगार की बात की तो उन्होंने कहा कि भाई पकौड़े तल लो, पकौड़े तलने की बात की, रेहड़ी लगाने की बात की, लेकिन रेहड़ी वालों को भी कहाँ का छोड़ा। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो भी 2000 का कर दिया। हमारे वक्त में 1500 का था,
500 रुपये बढ़ा दिया और वो 2000 का कर लिया कि आप कहीं के नहीं रहेंगे सिवाय मोदी साहब का भाषण सुनिए और उनको वोट देने का काम करिए। 2 मई 2014 को सीएनजी की कीमत दिल्ली में, सीएनजी की बात कर रही हूँ, 38 रुपये 15 पैसे प्रति किलो थी और 22 में दिल्ली में सीएनजी की कीमत, उस दिल्ली से ही स्टार्ट होता है, तो 66 रुपीज़ 95 पैसे हो गई, यानी 75% की बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में। अब खाने पीने की वस्तुओं में जो हम देंगे आपको, तो उसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा कि तेल, दूध, चावल, आटा, अरहर की दाल, मूंग दाल, मसूर, चीनी और इधर मूंगफली का तेल, सोया तेल, राजमा, काबुली चना, बेसन, प्याज, टमाटर, ये दुगने नहीं बढ़े हैं, तिगने दाम इनके बढ़ा दिए गए हैं। अब रेल यात्री की बात करते हैं हम, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। अभी तो वो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हम प्लेन से देंगे और प्लेन और रेलवे का किराया भी सेम कर दिया, लेकिन बढ़ा कितना दिया? हर 220 से 250 लाख भारतीय रेल सफ़र करते हैं। साल 2013-14 में कांग्रेस सरकार में प्रति यात्री रेल भाड़ा जो था वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था और आज 2020 और 21 में इन 7 सालों में 1 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया, यानी 343% की बढ़ोतरी भाजपा सरकार ने की है। प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था हम लोगों को 2 रुपये, अब उन्होंने कर दिया 30 रुपये, अब कोरोना काल में अब कर दिया 10 रुपये। अब मुझे लगता है अब जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर से 30 रुपये, अगर हम 10 रुपये भी आके तो 8 गुना बढ़ा दिया। अब कपड़े की बात करते हैं, क्योंकि अब कल बजट आने वाला है, तो अब हम लोग आगे की तैयारी आप लोग को बता रहे हैं। आपको याद होगा कि 1000 तक के कपड़े में उसमें क्या आता है? रुमाल आता है, आपका हैंड टॉवल आता है, आपकी सिंपल सी एक शर्ट आ सकती है जो 1000 के दायरे में है। आप सबको पता होगा कि उसमें 5% टैक्स लग रहा था, जिसमें कांग्रेस लेती ही नहीं थी। अब वो टैक्स बढ़कर 12% हो रहा है। अगर आप रुमाल खरीदने भी जाएंगे, अगर आप एक गमछा खरीदने भी जाएंगे, अगर आप 800, 900 और 1100 की शर्ट ले लेते हैं, तो उसमें भी अब आपको 12% टैक्स देने के लिए अब हम और आप सब तैयार बैठे हुए हैं। और अभी फिलहाल अगर आप बीजेपी से, लोग भाजपा से सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि हमने इसको स्थगित कर दिया है। तो उनसे पूछना है आपके माध्यम से, जब लोग इस बात को सुनेंगे, उन्होंने स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा दोबारा से वो 12% जो टैक्स है वो वापस लिया जाएगा। अब जैसे चैप्टर 50 से 63 जीएसटी कानून में आने से टेक्सटाइल की जो पहले जो डाइंग और प्रिंटिंग जॉब है, जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, गैर रजिस्टर्ड होती है। आप देखते होंगे कि मार्केट में, बाहर में लोग चुन्नियों को डाई करते हैं, आपके कपड़ों को डाई करते हैं। एक तरह से वो भी अनरजिस्टर्ड, अनऑर्गेनाइज अपना काम कर रहे होते हैं। अब उसमें भी टैक्स लगने जा रहा है जो 12% होगा। जूते चप्पलों की भी कीमतें बढ़ेंगी, अब वो भी 1000 रुपये वाली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि जब 1000 रुपये का सामान बढ़ता है, 1000 रुपये के सामान में जब 12% टैक्स लगता है, अमीर अगर 15,000 का जूता पहन रहा है और अगर वो 16,000 हो गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जब 15,000 का जूता खरीद सकता है तो वो उस लेवल का अमीर है जिसको 1000 रुपये और देने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1000 और 1000 से नीचे वाला व्यक्ति जब अपनी नीडी चीज़ को खरीदता है और आप 1000 रुपये में भी उससे 12% यानी 150-200 रुपये मार लेते हैं, ले लेते हैं टैक्स के रूप में, तो असल मार उसी को पड़ती है। अब 1000 रुपये के जो जूते चप्पल हैं, अब उसमें भी 12% आपका टैक्स लग रहा है 1 जनवरी से। यहाँ तक कि एक तरफ कोरोना आया, आपको कहा गया कि भाई घर में रहिए और खाना या तो घर में बनाइए। अब हमारे यूपी बिहार के लोगों का जो दिल्ली में हाल हुआ था और लोग 1000 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे, तो कहा गया था भैया बाहर से मत खाओ, कहीं से नहीं खाओ। एक आदमी घर में ऐसी सिचुएशन आई कि तीनों के तीनों बीमार हैं, तो खाना कौन बनाएगा? तो बाहर से लेकर आएगा। तो मोदी जी को वहाँ से भी पता चल गया, भाजपाइयों को कह सकते हैं, कि
वहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं। अब आप लोगों को लगा कि हम 3 बीमार हुए, वो ओमिक्रॉन आया, डेल्टा आया, पहली वेव आई, तो अगर आप अब होम डिलीवरी कराएंगे, अब मोदी जी ने 1 जनवरी से उस पर भी टैक्स लगा दिया, 5% टैक्स। अगर आप घर में भोजन मंगाएंगे तो पहले आपको 100 रुपये मोदी साहब को देने पड़ेंगे। उसके साथ ही जो उपभोक्ता वस्तु होती हैं, जिसमें क्या आता है, आपके डाबर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, मैरिको बिस्किट वगैरह हो गया, साबुन, तेल, अब इसमें भी जो टैक्स है 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 6 था और हम लोग के टाइम शायद 3 था, और गोल्ड में ज़्यादा था। इन्होंने गोल्ड में 3% किया, पार्ले बिस्किट में 5 कर दिया था, अब 6 कर दिया, और अब 2022 में 1 जनवरी से 10%। अब आप बिस्किट भी खाएंगे तो उसमें आपको 10% देना पड़ेगा। एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो आप अगर आरबीआई ने जो निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा रखी हुई है, मेरे ख्याल 2 या 3 है, 3 के बाद अगर आप एटीएम से निकालते हैं तो उसमें आपको 21 रुपये पर चार्ज लगने हैं। और अब ऑनलाइन आप ऑटो रिक्शा बुकिंग करते हैं, मुझे तो लगता है ये सब देख के होम डिलीवरी में पैसा, ऑनलाइन उबर, ऑटो टैक्सी में, ये कोरोना कोई लेकर आया या पैसा कमाने का रास्ता था। अब आप ऑनलाइन ऑटो की बुकिंग कराएंगे, टैक्सी की बुकिंग कराएंगे, तो भाई भाजपा का तो बनता है, आपको उनको थोड़े रुपए देने पड़ेंगे। अब 1 जनवरी से आपको 5% टैक्स जीएसटी, आप जब ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं रिक्शा की तो आपको उसमें भी टैक्स देना है। उसके साथ ही जो कार और ऑटोमोबाइल है वो तो 2022 से जो सुजुकी, रेनॉल्ट, होंडा, टोयोटा, इन सब की कीमतें बढ़ रही हैं, और जो 1 जनवरी से अपने कमर्शियल वैनों के मूल्य में भी 2.5% की वृद्धि करने की घोषणा हो चुकी है। सीमेंट की कीमतें जो हमारे घर बनाने में काम आती है, 2014-21 में भी सीमेंट की कीमतें 15% से 20% बढ़ गई है। हमें सीमेंट का बोरा मिल रहा था 330 रुपये, 340, अब मिलता है 50 किलो का बैग 400 रुपये में। स्टील की कीमत भी 2020 से 2021 के बीच जो स्टील की कीमतें हैं 215% की वृद्धि की है, कम से कम 3000 से 3500 रुपये प्रति टन बढ़ाई गई है। और इसमें इन्होंने गेम क्या खेली है कि जितने छोटे कॉम्पिटिटर थे उनका उद्योग बंद कर चुके हैं। अब ये मुट्ठी भर जो स्टील कंपनी वाले हैं, जिसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टील, आर्सलर मित्तल स्टील, ये 3-4 हैं जो मोदी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रही है, और ये इनका एक फोकस हो गया है और आपको खरीदना ही खरीदना है। और 2022 में मुझे लगता है ये बजट के बाद और भी ये 20% से भी कीमतें बढ़ने वाली है, जो हम लोगों ने अनुमान लगा चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुल्क बढ़ाया। अब आप बैंक से अपने सेविंग अकाउंट से 4 बार से ज़्यादा अगर अपने खाते से पैसा निकालते हैं तो हर बार पैसा निकालने के लिए 0.50% जो शुल्क है वो आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा। जो क्लब एसोसिएशन है, जो अपने सदस्यों को सेवा देने के लिए जानी जाती है, उनका भी जीएसटी, उन पर भी जीएसटी लागू किया जा रहा है। नर्सरी के बच्चों की जो ड्राइंग टूल होती है, तो वो अजीब सा रूल निकाला है कि अगर बच्चों की ड्राइंग शीट जिल्द की शक्ल में नहीं होगी तो बच्चों की ड्राइंग शीट में भी 5% आपको टैक्स भरना है। नए साल के महंगाई के इन उपहारों के लिए भाजपा और मोदी सरकार का हम कांग्रेस परिवार जो है उनका धन्यवाद करते हैं। साफ है कि देश की जनता कह रही है भाजपा है तो महंगाई है, भाजपा सरकार ही महंगाई है। भाजपा और महंगाई दोनों ही देश के लिए हानिकारक है, और हम और आप हैं जिनको ये सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी नौकरियां बचानी है, या एक दिन ऐसा दावा करते हैं हम लोग जिस तरह से रेलवे, आपका एयरपोर्ट, आपके प्लेन, आपकी सड़कें, सब और सब प्राइवेटाइज होते चले जा रहे हैं। एक दिन आएगा, हम लोग गांव में घरों में बात करते हैं कि आपका खेत, आपका घर, कल भाजपा आके कहेगी कि भाई इसको 5 साल की लीज के लिए सरकार ने खरीद लिया है और इस पर आपको टैक्स देना है। निश्चित तौर से कि आप 10 बीघा के मालिक हैं तो बहुत है, आप 5 बीघा रखिए, 5 बीघा का तो जीएसटी अब सरकार को देना पड़ेगा।
तो अगर हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो मूक दर्शक बनकर हम लोगों को उनकी सर्वे कराया है टैक्स गाँव में सर्वे इनका चल रहा है उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टियों का, उसके बाद उसका टैक्स निर्धारण करेंगे चुनाव। तो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत नज़दीक है, इसलिए हमने खेत और गांव की बात करी, इसीलिए हमने खेतों की बात की कि वहाँ पे ये चर्चा है कि कल या परसों अगर इसी तरह उनको हम लोग ऊपर चढ़ाते रहे तो कल आएगा कि आपके खेत के लिए भी आपको जीएसटी देना है। और आज जिस तरह हम लोग टैक्स भर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, अगर आज आपके घर में धावा बोला है किसी ने, अगर आज तो हम लोग मेन मुद्दा महंगाई लेकर आए थे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह से हमें शर्म आती है कि आज जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं 70 लाख नौकरियों की बात की गई थी, रेलवे की बात की गई थी, युवाओं को यहाँ पे कई लाख नौकरी देने की बात की गई थी। आप पेपर ही सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, हर जगह पर आपके पेपर लीक हो रहे हैं। मैं 2-4 पॉइंट यहाँ पर पेपर लीक के रख के अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि चूँकि हम लोग यूपी में है, यहाँ पे 70 लाख रोजगार का वादा था, 5% ही पूरा नहीं हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन एक भी एग्ज़ाम सही नहीं लिया गया, कोई भी बिना पेपर लीक हुए कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। और सिर्फ यूपी की बात नहीं है, जहाँ पर भी बीजेपी की सत्ता है प्रदेशों में, चाहे आप व्यापम घोटाले की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, जितने भी पेपर हैं सब लीक हो रहे हैं। और जिस तरह आज पूरे देश में युवा सड़कों पे आकर खुद लाठी खा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ रेलवे रिक्रूटमेंट में भी उनके साथ अन्याय हुआ, उन सब युवाओं के हम लोग साथ हैं। और जिस तरह से उनके साथ छल हुआ कि भाई आप मार्च में आपकी जांच कमेटी बैठाई गई है कि ताकि चुनाव निकल जाए और फिर हम आपको एक झुंझुना पकड़ाएंगे, ये बहुत ही घिनौनी और शर्म की बात है, चिंताजनक बात है। इतना ही कह के आप सबका आने के लिए पेशेंस के साथ हमारी बातों को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी आप सवाल ले जी, वो मोदी साहब करते हैं, आप प्रश्न कीजिए, हम लोग जवाब देते हैं। कह ही रही है ये था, आप प्रदेश में सरकार बनाने की बात करती है, एक तरफ आप लिस्ट जारी करती है स्टार प्रचारक की, जिस दिन लिस्ट जारी होती है दूसरे दिन आपके स्टार प्रचारक भाजपा के दामन में खड़े करते हैं। आप बरेली से टिकट देती हैं, बरेली से आप प्रत्याशी बना के टिकट देती हैं, प्रत्याशी आपका दूसरे दल में खड़ा नजर आता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जब आप अपनी टीम को ही नहीं संभाल पाते हैं, तो क्या प्रदेश में आप सरकार बनाने या सरकार बनाने की कवायद में कोई भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हर पार्टी में बर्तन खटकते हैं, क्या बीजेपी में नहीं खटक रहे हैं? क्या बीजेपी के कैंडिडेट नाराज नहीं हैं? क्या बीजेपी के लोग इधर से उधर नहीं जा रहे हैं? 5 प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप उत्तराखंड की भी बात करें, आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें, क्या उनकी पार्टी में तमाशा नहीं लगा है? आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं, वो कई साल से उनका हम लोगों को समझ में आ गया था। आप जिस बड़े एक और नेता की बात कर रहे हैं, देखिए ये एकदम सच्चाई है, जब आप विपत्ति में होते हैं और जब पूरा देश विपत्ति में होता है तो सड़क पे खड़े होकर लड़ने वाले के लिए बहुत से व्यक्ति को गुदा होना चाहिए। जिसके पास गुदा नहीं है वो जाके समर्पण कर देगा। तो मुझे लगता है कि जो जाने वाला है आज नहीं तो कल, मौका परस्ती देखकर 2 तरह के लोग राजनीति में होते हैं। एक होते हैं, एक अपनी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, सिर्फ पार्टी की नहीं देश की आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। एक होते हैं जिनको सत्ता और सिर्फ पावर चाहिए और अपना घर बचा रहे वो चाहिए। तो अब आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। मैडम कल अश्विनी चौबे जी आए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि आपको कांग्रेस का भविष्य कहाँ दिखता है, उनका जवाब था कि कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के परिवार में ही दिखता है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं तो कहूँगी अश्विनी साहब को, हमारे बिहार के हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पर्सनल हमारे गार्जियन है, तो उनको जल्दी हमारे परिवार में शामिल होना चाहिए, उनको भी अच्छा लग रहा है। एक सवाल हो गया, कोई बात नहीं, अरे पूछना, सवाल अगर लिमिटेशन है, बोलिए बोलिए आप बोलिए, पूछिए भैया, आप बोलने पूछिए, दीजिए। आप बात करिए ना। प्रश्न ये है मैडम कि कांग्रेस अपने जो पुराने वर्कर्स थे उनको अपने पास तक संभाल नहीं पाई। एक उदाहरण देता चलता हूँ कि पूर्वांचल की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था औरंगाबाद हाउस का।
4 से 5 पीढ़ी औरंगाबाद हाउस कांग्रेस की सियासत करती हुई उस समय किया जिस समय इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, मगर वो परिवार कांग्रेस से नाराज हुआ, मगर कांग्रेस की तरफ से कोई मनाने या उनसे बात करने नहीं दिया। इसको आप कांग्रेस के मतों की सियासत में कहाँ तक देखती है कि कितना नुकसान आपका है? देखिए, मुझे अभी बताया कि प्रियंका जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे एक इस पे प्रश्न करूंगी, आपका उस परिवार से निजी संबंध है क्या? मुझे लग रहा है बहुत दर्द है आपको उनके लिए। ऐसे देखिए, ऐसी चीजें हर पार्टी में होती रहती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एक परिवार के बारे में मैं कहूँगी कि हमें दुख होगा अगर आपके परिवार का 4 बेटे हैं, एक बेटा प्रॉपर्टी के उसमें करके हल्की सी नियत खराब करके चला जाता है, तो माँ को उस बेटे का भी दुख होता है। तो मैं कहूँगी जो भी हमारे परिवार से अलग होगा उसका दुख होगा, लेकिन ये टाइम कांग्रेस का, देश के ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो मुद्दा ये नहीं है कौन जा रहा। मैं फिर कहूँगी, जिसके पास लड़ने का गुदा है वो अगर देख रहा है कि गलत हो रहा है, देश को लूटने वाली पार्टी सत्ता में है, तो वो सड़क पे खड़ा होके चाहे वो जितना डराए लड़ने का गुदा रखे। मैम, सुनने में आ रहा है कि बनारस के पूर्व सांसद राजन मिश्रा भाजपा में जा सकते हैं, इस पर आप कहते हैं? आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छी बात है, आपसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो मैं भी दे सकती हूँ बहुत सारी कि बीजेपी से कौन कौन हमारी पार्टी में आना चाह रहा है, और अगर आप बोलेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं तो पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग उनसे खफा से वो भी बता सकती हूँ, लेकिन ये जगह नहीं है और ना ये वक्त है। कल देश का बजट पेश होने जा रहा है, वित्त मंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? वित्त मंत्री जो करने जा रहे हैं उससे आपके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आगाह किया। एक बार फिर बजट में चूंकि चुनाव है, झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जाएगी। उनके शब्दों पे मैं कहूँगी नहीं जाइएगा। कपड़े पे टैक्स बढ़ना है, 1000 रुपये के कम के जूते चप्पल में भी बढ़ना है। हो सकता है कि 5 रुपये या 2 रुपये, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो आपका प्राइवेटाइज है, उस पर आता ही नहीं है, वो बढ़ता जाएगा। कुछ चीज़ों का झुंझुना वो पकड़ाने की कोशिश करें जो चंद दिनों का होगा, जो चुनाव के बाद इमीडिएट उछाल पे जाएगा। हिमाचल की सीटों में घोषणा कब तक होगी? वो तो हमारे पार्टी और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो अंतिम चरण में चुनाव है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब कुछ सीटें रहे, हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा सीटें हमने अनाउंस की, एक लिस्ट और आ गई है। सबको एक आखिरी प्रश्न, कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की बैकबोन हुआ करती थी और पिछले लगभग 2 दशक से कांग्रेस सेवा दल का वो जो कार्यशैली थी वो अब सड़कों पे दिखती है। देखिए, मुझे लगता है नज़रिए का फ़र्क है। अभी आप लोग अगर कुछ लोग मोदी में हैं तो लोगों को मोदी के ही लोग नज़र आते हैं। हमारा सेवा दल हमेशा से ही काम करता था और सेवा की तरह काम करता था, और जो सेवा की तरह काम करता है वो सड़कों पे नहीं दिखता है, लेकिन वो काम कर रहा होता है। बस, और हो गया सबका फिर। हाँ, चलते हैं।